सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। पहला कदम में इन दिनों हम बात कर रहे हैं इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश की, और उम्मीद है कि हमारे पिछले एपिसोड्स में आपके सवालों के तमाम जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल उठ रहे हैं तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर। आप चाहे तो फेसबुक के पेज पर भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं और एसएमएस के जरिए भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आज के एपिसोड्स में जो हम बात करेंगे वो भी इक्विटी में निवेश को लेकर ही हमारा फोकस होगा, और आज हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग की, और एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह जी। अनिल जी, सेकेंडरी मार्केट की हम बात कर रहे हैं, इसमें निवेश की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये टर्म सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या है? ये इंटरेस्टिंग बात पूछी आपने। सेकेंडरी मार्केट, उससे समझने के लिए प्राइमरी मार्केट एक और टर्म ध्यान में रखनी होगी। और प्राइमरी मार्केट का मतलब है कि पब्लिक इश्यू, आईपीओज, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कोई कंपनी जब पहली बार बाजार में उतर रही है, पैसा रेज कर रही है, इश्यू ला रही है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और जब एक बार कंपनी लिस्ट हो गई किसी भी एक्सचेंज पर, चाहे वो एनएसई हो, बीएसई हो, तो फिर वहां जो ट्रेडिंग शुरू हो जाती है उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो आमतौर पर जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट, जहां पर तमाम शेयर लिस्टेड है, रोज शेयरों में खरीदारी होती है, बिकवाली होती है, ट्रेड्स होते हैं, उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट का मतलब ये है आपके लिए एनएसई और बीएसई, राइट, जहां पर तमाम शेयर लिस्टेड है, रोज ट्रेडिंग होती है, रोज शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। चलिए, इस पूरे मुद्दे पे वैसे हमने मोटा मोटा तो काफी बात कर ही ली है, लेकिन आज थोड़ा सा इन डेप्थ और इन डिटेल जाके बात करते हैं। जो छोटी छोटी बारीकियां हैं जो एक निवेशक को समझनी होती है, उस पर हम फोकस करते हैं। तो आपने कहा कि एनएसई बीएसई जो है वो हमारे लिए सेकेंडरी मार्केट है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे होती है, वो कौन कौन से जार्गन्स हैं जो हम अपने रोजाना के ट्रेड में सुनते हैं और इस्तेमाल करते हैं? आमतौर पर ट्रेडिंग दो तरीके से होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग। तो पहले आप क्या समझना चाहती हैं? ट्रेडिंग कैसे होती है? ट्रेडिंग कैसे होती है? बेसिकली आपको मन बनाना है कि आपको शेयर खरीदना है या बेचना है। ठीक है। और जब आप ये मन बना लेती कि कोई शेयर खरीदना है, तो उसका तरीका सिंपल है, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए उस शेयर को खरीदेंगे। तो हमने पहले ही बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट क्या होता है और डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो तीन अकाउंट तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे दर्शक समझ गए होंगे। तो जहां आपका ट्रेडिंग अकाउंट है जिस किसी ब्रोकर के पास, उस ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आपको शेयर खरीदना है या बेचना है। अब उसके अलग अलग तरीके हैं। तो पहला तरीका जिसे हम कहते हैं ऑफलाइन ट्रेडिंग, यानी कि इस केस में ये होता है कि आप खुद ट्रेड नहीं कर रहे हैं। खुद ट्रेड नहीं कर रहे हैं मतलब खुद ट्रेड पंच नहीं कर रहे हैं। आप फोन कर रहे हैं अपने ब्रोकर को, उसके डीलर को या अपने रिलेशनशिप मैनेजर को, और उसको बता रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप उससे बात करते हैं, उसको कहते हैं कि मेरे लिए ये शेयर खरीद दीजिए, ये शेयर बेच दीजिए, और अकॉर्डिंगली ट्रेड होता है। इसे कहते हैं हम ऑफलाइन ट्रेडिंग। या फिर आप ब्रोकर के ऑफिस में जाकर वहां पर आप उसे कह सकते हैं कि भाई मेरे लिए ये शेयर खरीद दीजिए, ये बेच दीजिए, और उसके बेसिस पर आपके लिए ट्रेडिंग की जाती है। तो ये दो तरीके हैं जिसके चलते आप ऑफलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेड को हम पहले समझते हैं विस्तार से। मुझे बताइए किस तरह से यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं और कैसे उसमें ट्रेडिंग हो सकती है, कब तक हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं? देखिए, जो मार्केट आवर्स हैं सुबह 9:15 से 3:30 तक, उसके बीच में आप ऑफलाइन ट्रेड कर सकते हैं, और ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए भी मार्केट आवर्स तो वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑफलाइन ट्रेडिंग में आपको मैन्युअल इंटरवेंशन है, बातचीत है डीलर के साथ में, या अगर आप ब्रोकर के ऑफिस में भी जाकर ट्रेड कर रहे हैं तो किसी न किसी से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसलिए वो ऑफलाइन ट्रेड है। अब ऑफलाइन ट्रेड को समझने के लिए अगर आप ऑनलाइन ट्रेड समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और ऑनलाइन ट्रेड क्या है, आप ट्रेड कर रहे हैं, आपने मन बना लिया क्या खरीदना क्या बेचना है, और अब आपको किसी से कोई बातचीत करने की, इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं, सीधे आप कर रहे हैं। वो कैसे होता है? दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप, चूंकि आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट तो होना दोनों में जरूरी है, ऑफलाइन और ऑनलाइन हो। ऑनलाइन ट्रेडिंग में जनरली क्या होता है, जनरली क्या ये होता ही है कि आपके 3 अकाउंट क्लब हो जाते हैं एक साथ, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। अब समझिए आपने किसी ब्रोकर के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया है। आप कैसे करेंगे ऑनलाइन ट्रेड? उस ब्रोकर की वेबसाइट पर जाएंगे, आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड होगी, आप लॉगिन करेंगे, एनएसई बीएसई जिस भी एक्सचेंज पर आप खरीदना या बेचना चाहें, आप अपना ट्रेड डालेंगे, ट्रेड कर लेंगे। आपके बैंक अकाउंट को उससे लिंक किया जाएगा,
पैसे आपके बैंक अकाउंट से उसमें चले जाएंगे या आप ट्रांसफर कर देंगे। जब शेयर आ जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, या शेयर बेचे तो आपको अपने डीमेट अकाउंट से ट्रांसफर करना है। तो ये पूरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, और इस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आपको कहीं ब्रोकर से बातचीत करने की जरूरत है नहीं। आपकी जो लिमिट सेट होती है, जितना पैसा आपने रखा है उसके बेसिस पर आपको लिमिट मिलती है, आप ट्रेड कर लेते हैं। दूसरा तरीका ऑनलाइन का ये तो हो गया, आप वेबसाइट पर गए और आपने किया। दूसरा तरीका आजकल एक और एडवांस वर्जन है, वो है मोबाइल ट्रेडिंग। तो कई सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि आपको हमारी साइट पर आने की जरूरत नहीं, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या आप मोबाइल से ही मेरी साइट को एक्सेस कीजिए, है ना, और उस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली ट्रेड वही है, तरीके अलग है। लेकिन आपको बाजार का जानकार होना बहुत जरूरी है। आप ट्रेड करते हैं, अल्टीमेटली देखिए, स्टॉप लॉस लगाना, कब आपको अपना ट्रेड वाइंड ऑफ करना है, उस सब की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हाँ कविता, देखिए एक चीज बहुत क्लियर है, आप तरीका कोई भी करें, अल्टीमेटली मार्केट में आप पैसा तब बनाएंगे जब आपने सही शेयर सही वक्त पर चुना है और उसमें मुनाफा बन रहा है। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ये वही है ना कि कहते हैं कि मंजिल आपकी क्या है, मंजिल तो पैसा कमाना है। अब रास्ते अलग अलग है, आप किस रास्ते से जाकर पैसा कमाते हैं, ये सारी फैसिलिटीज है कि भाई आपको यहाँ से जयपुर जाना है तो ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, बाय रोड जाएंगे या प्लेन से जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको जयपुर पहुंचना है। तो वैसा ही अल्टीमेटली आपको पैसा बनाना है, और पैसा बनाने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है कि आप सही शेयर चुने, सही समय पर खरीदे, सही समय पर बेचे। ये तो आपको सिर्फ ट्रेड करने के या वो शेयर चुनने के तरीके हैं कि आप ऑफलाइन ट्रेड करें, ऑनलाइन करें, बेसिकली ये फैसिलिटीज है। अगर समझिए कोई रिटायर्ड आदमी है, उसके पास वक्त ही वक्त है, वो ब्रोकर के ऑफिस में जाकर बैठते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खबरें आ रही सुन रहे हैं, एक दूसरे के व्यू ले रहे हैं। लेकिन कोई एक प्रोफेशनल है जिसके पास वक्त नहीं है और वो हाईटेक है, टेक्नोलॉजी समझता है, तो उसको इतना टाइम नहीं कि मैं फोन को, सिंपल है ना, आज मुझे सपोज इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, जब तक मैं अपनी चेक बुक निकालूंगा, चेक लिखूंगा, अमाउंट भरूंगा उसमें, उसके बाद जाकर उसको ड्रॉप बॉक्स में डालना है, तब तक तो मैं फटाक से लॉगिन किया, मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर किया, मेरा चेक पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो गया। ठीक उसी तरह अगर मैं टैक्स से भी हूँ, मुझे समझ में आता है क्या खरीदना बेचना है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मैंने सलाह ले ली है, तो उसके बाद मैं बजाय फोन करूं ब्रोकर को, वो होल्ड करेगा, ये पूछेगा क्या करूं क्या नहीं, तब तक मैं सीधा जाके साइट पर जाके ट्रेड कर लूंगा, सिंपल। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग आपके लिए फास्ट करने के लिए, फैसिलिटी देने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑनलाइन करेंगे तो प्रॉफिट ही कमाएंगे, ऑफलाइन करेंगे तो नुकसान ही करेंगे, इनका प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ आप कितने आसानी से किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं। आपके पास समय की कमी है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप ऑनलाइन ट्रेड करेंगे, आपके पास वक्त ही वक्त है, फुर्सत ही फुर्सत है, और आपकी मानसिकता ऐसी कि मैं जब तक बात ना करूं किसी से, अपने डीलर से, उससे फील ना लूं, पल्स ना लूं कि बाजार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तब तक मेरे से ट्रेड नहीं होता। तो ये दोनों अलग अलग तरीके के सिस्टम है, आपको जो सुविधा हो। बेसिकली ये होना चाहिए कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो ज्यादा बढ़िया है कि या तो आप चार्ट्स देखकर या किसी से बात करके करें, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने जब मन बना लिया तो ऑनलाइन जाकर भी खरीद लें। बहुत सारे लोग दोनों तरह की फैसिलिटी रखते हैं, फोन करके भी कर लेते हैं, ऑनलाइन भी कर लेते हैं, जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से ट्रेड कर लेते हैं। और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार हम ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं तो हम उसे ऑनलाइन भी शिफ्ट हो सकते हैं। कई ब्रोकर्स ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आजकल लगभग हर ब्रोकर के पास दोनों फैसिलिटी है। बहुत कम ब्रोकर्स ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि मेरी साइट नहीं, आप मेरी साइट के जरिए ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और खासतौर से बड़े ब्रोकर्स तो जितने हैं कविता, सबके पास ये फैसिलिटी है। परचेज और सेल में, ऑफलाइन परचेज और सेल में कोई अंतर? नहीं, सेम है, मतलब आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, ट्रेड में कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज सेम, खाली ये कि तरीका अलग है बस। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? हाँ, जैसे आपने ट्रेड किया तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो ट्रेड मैंने किया या जो मैं करना चाहता था वो सही है या नहीं, राइट, या जो मैं करना चाहता था वही हुआ है। ओके। अब जब आप ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हैं मोबाइल के जरिए या फिर वेबसाइट के जरिए, तो जैसे आप ऑर्डर डालेंगे आपको ऑर्डर की कंफर्मेशन आती है, जैसे आपका ट्रेड हो गया आपको ट्रेड की कंफर्मेशन आ गई, आपको पता चल गया, ठीक है, राइट। लेकिन लीगली जो चीज वैलिड है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबूत के तौर पर आप दे सकते हैं, कहीं भी आपको ब्रोकर के साथ
आपने जो डीलिंग की है उसके सबूत के तौर पर जो होती है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो कि शाम को ब्रोकर के द्वारा आपको दिया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में सारी डिटेल्स होती हैं कि आपने कौन सा शेयर खरीदा या बेचा है, किस प्राइस पर खरीदा या बेचा है, कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी या बेची है, और अल्टीमेटली टोटल आपका कितना पैसा देना आता है या कितनी डिलीवरी आपकी देनी आती है, और आपको कितना, अगर आपने शेयर बेचा तो अल्टीमेटली आपको कितना पैसा मिलेगा, शेयर खरीदा तो आपको कितना शेयर देना है। ये मुझे रोज ऑनलाइन जानकारियां मिल जाती हैं? बिल्कुल, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको ऑनलाइन ईमेल के जरिए मिल जाती है। शाम को ईमेल कंपल्सरी है। अगर आप चाहें कि मुझे फिजिकल हार्ड कॉपी चाहिए तो भी ब्रोकर आपको प्रोवाइड करेगा। पर ये रोज कैसे होगा? रोज होता है क्योंकि ब्रोकर आपको शाम को कुरियर करेगा, नेक्स्ट डे आपको मिलेगा, शायद एक आध दिन बाद मिले हार्ड कॉपी। ईमेल आपको शाम को हर वक्त हर रोज शाम को मिल जाएगी। तो ये कंफर्मेशन है एक तरह से कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, आप और आपके बीच, ब्रोकर के बीच में हुआ एक तरह से ट्रेड, तो उसकी कंफर्मेशन ये है। कॉन्ट्रैक्ट नोट की अहमियत ज्यादा हो जाती है ऑफलाइन ट्रेड में, वो हम विस्तार से समझेंगे, देखेंगे। लेकिन और ऑनलाइन केसेस में बहुत इजी है, आपका हाथों हाथ भी आपको ट्रेड कंफर्मेशन मिल जाता है, ऑर्डर कंफर्मेशन मिल जाता है, और शाम को आपकी ईमेल के जरिए सारी डिटेल्स आ जाती है। उसके बेसिस पर आपको पेमेंट करना है या शेयर देने, और बाद में आपको पैसा मिलेगा या शेयर मिलेंगे। तो क्लियरली यहाँ पे इशू करने वाला तो आपका ब्रोकर होता है? बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट नोट ब्रोकर के द्वारा इशू किया और वो आपको इशू होता है, राइट। लेकिन आपने कहा कि ऑफलाइन ट्रेड में इसको समझना और भी ज्यादा जरूरी है, और तो कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट नोट को समझ सकते हैं ऑफलाइन ट्रेड में, ये समझेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका पहला कदम में एक बार फिर से, और आज हम समझ रहे हैं कि सेकेंडरी मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो अनिल जी, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले अब ट्रेड कॉन्फर्मेशन की, जो आपको ऑफलाइन जब आप ट्रेड करते हैं, तो इसका मतलब हम कैसे समझे ऑफलाइन जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो? देखिए, ऑनलाइन जब हम ट्रेड करते हैं तब तो आपको तुरंत, आपने जैसे ही ट्रेड किया, आपको अपने अकाउंट में अपने ईमेल आईडी पर ट्रेड कंफर्मेशन आ गई, आप अपने अकाउंट में भी देख सकते हैं कि ये ट्रेड हो गया है ना, तो बहुत इजी है। ऑफलाइन में क्या है, ऑफलाइन ट्रेड आप दो तरीके से कर रहे हैं, या तो फोन पर कर रहे हैं, राइट, या आप ब्रोकर के ऑफिस पे जाकर कर रहे हैं। राइट। तो फोन पर कर रहे हैं तो ब्रोकर ने जैसे ही ट्रेड किया आपको फोन पे कंफर्म करके बोलेगा कि मैंने ये आपका ट्रेड कर दिया, ये आपका ये ऑर्डर इस प्राइस पर रखा हुआ है, होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब आप जब ट्रेड होता है तो आपको ब्रोकर के फोन का इंतजार करना है, वो बोलेगा आपको ये हो गया है, तो वो फोन पे आपको कंफर्म हो गया। दूसरा तरीका हम ये कहते हैं कि कई सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स ब्रोकर के ऑफिस में चले जाते हैं, वहां बोलते हैं कि ये ट्रेड कर दीजिए, तो उन्होंने कहा, डीलर बैठा है, उसको बोला कि ये ट्रेड कर दीजिए, अगर हो गया तो वो उसी वक्त बोलेगा। अब इसमें दिक्कत क्या है, अब इसका सबूत क्या है? समझिए, कविता ने कहा कि मेरे लिए 100 शेयर ले लीजिए, और डीलर ने सुना 200, या उसने कहा कि 460 में लीजिएगा, आपने 408 सुन लिया। एग्जैक्टली। तो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल, सुनने समझने में गलती हो सकती है, क्वांटिटी अलग हो सकती है, रेट अलग हो सकती है, खरीदने के बजाय बेच दिया, बेचने के बजाय ले लिया। हालांकि ब्रोकर कंफर्मेशन करते हैं, वो दोबारा आपको प्राइस बताएंगे, लेकिन इस तरह की चीजें होती है, जल्दबाजी में मेरे ख्याल से हो जाता है, गलती से हो सकती है, सुनने में मिस्टेक हो सकती है, बोलने में हो सकती है, स्पेशली जब मार्केट वॉलेटाइल हो रहा हो और आपको वो प्राइस नहीं छोड़ना है। हाँ, तो अब उसका क्या सोल्यूशन है? तो उसका सोल्यूशन पहला तो ये कि जब आप फोन पर ट्रेड करते हैं तो जनरली ब्रोकर्स वो सारे ऑर्डर्स रिकॉर्डेड लाइन पर लेते हैं। ओके। तो आप कंफ्यूजन की दशा में, डिस्प्यूट की दशा में वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। अच्छा, कि एग्जैक्टली आपने क्या कहा था, डीलर ने क्या सुना था, ट्रेड क्या हुआ है। अच्छा, तो जिसका सही है उसका सही है, पता चल जाएगा। लेकिन कई बार दिक्कत है कि अब आप एक रूम में बैठे हैं, डीलिंग रूम में, ये वहां पर ऐसे ही बोल रहे हैं, तो वहां तो रिकॉर्डिंग नहीं है, बिल्कुल आमने सामने तो नहीं होगा। तो कभी कभी ये कई बार उसको दूर करने के लिए ब्रोकर ये कहता भी है कि चलिए मैं बैठा तो हूँ आपके सामने, लेकिन आप फोन पर बोल दीजिए ताकि रिकॉर्डिंग रहे। अच्छा, तो बेहतर तो ये कि जो भी ऑर्डर आप दे रहे हैं, जो भी कंफर्मेशन आप ले रहे हैं, वो रिकॉर्डेड लाइन पर हो। और जनरली आजकल बहुत कम ब्रोकर्स आपको ऐसे मिलेंगे, छोटी जगहों की बात अलग हो सकती है, बाकी बड़े ब्रोकर्स जनरली सब रिकॉर्डेड लाइन पर चलते हैं ताकि ये डिस्प्यूट ना हो। तो डिस्प्यूट दूर करने का सिंपल तरीका यही, या फिर आप तुरंत, अच्छा एक और चीज आजकल ट्रेड कंफर्मेशन की जो आप बात कर रही थी, एक्सचेंजेस भी ट्रेड कंफर्मेशन भेजते हैं। ओके, वो एंड ऑफ डे। अच्छा,
एक्सचेंजेस के पास आपका क्लाइंट कोड है, आपके पास नंबर है, तो एक्सचेंज भी शाम को कई बार आपको मैसेज और मेल भेजते हैं कि आपके क्लाइंट आईडी में इस ब्रोकर के यहाँ ये ट्रेड हुआ है। तो कम से कम आपको अलर्ट तो मिल रहा है। अगर आपकी नॉलेज के बगैर हुआ है तो आपको पता चल जाएगा ये ट्रेड हुआ है, तो आप पूछेंगे भाई अरे मेरे अकाउंट में ये ट्रेड कैसे हुआ। और अगर आपकी परमिशन से हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं, हाँ भाई ये मैंने यही चीज बोली थी, मैंने इतनी शेयर बोले थे, इतनी प्राइस में बोले थे, तो ये ट्रेड मेरा है। अच्छा, ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे ये कंफर्मेशन नहीं मिल सकती किसी ब्रोकर के जरिए, एक्सचेंज के जरिए भले ना मिले लेकिन किसी ब्रोकर के जरिए ना? ट्रेड एग्जीक्यूट होने के पहले तो कैसे मिलेगी? ट्रेड होने के बाद हाँ, ट्रेड होने के बाद ही आपको कंफर्मेशन दी जाएगी, राइट। और वो ट्रेड कंफर्मेशन देने का एक तो तरीका ये हो गया, आपको रिकॉर्डेड फोन लाइंस पर बता दिया कर दिया। दूसरा तरीका जो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट की अहमियत इसीलिए ऑफलाइन ट्रेड में ज्यादा है कि शाम को आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है, गलतियां ना हो, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट नोट देने के दोनों तरीके हैं, फिजिकल भी और बाई ईमेल ऑल्सो। तो ईमेल जैसे आपको आप देख लीजिए कि आपको वही कंफर्म हुआ है ना जो आपने दिन में कहा था, राइट। तो ऑनलाइन में इस बात की संभावना नहीं के बराबर है कि जो आपको ट्रेड करते हुए कंफर्मेशन आई, कॉन्ट्रैक्ट नोट कोई और अलग आएगा, नहीं के बराबर है। हो सकता है बट नहीं के बराबर। तो ऑनलाइन में उतना डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप ऑफलाइन ट्रेड कर रहे हैं फोन के जरिए या फिर जाकर पर्सनली, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको ज्यादा गौर से, ज्यादा ध्यान से देखना जरूरी कि क्या शेयर खरीदे गए हैं। अगर मैंने खरीदने के लिए कहा है, ऐसा तो नहीं कि बेच दिए। अगर मैंने जितनी क्वांटिटी कही है उतने ही खरीदे बेचे गए हैं, जिस प्राइस पर मैंने कहा है उतने ही खरीदे। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, ल्यूमेक्स। ओके। अब ल्यूमेक्स भी है, ल्यूमेक्स ऑटोटेक भी है, ल्यूमेक्स ऑटो भी है। एक ही नाम के 3 शेयर है, अलग अलग कंपनियां है ना। महिंद्रा या महिंद्रा फाइनेंस। कंफ्यूजन होना लाजमी है, सुनने में समझने में गलती हो सकती है। तो आपने कुछ और बोला, कुछ और ट्रेड हो गया, किसी और स्टॉक का हो गया, तो ये सारे डिस्प्यूट्स ना हो, इसके लिए बढ़िया तो यही है कि आप रिकॉर्डेड लाइन पर ही ट्रेड करें। बढ़िया ये कि आप पक्का कर लें कि जो प्राइस, जो स्टॉक में खरीद रहा बेच रहा हूँ वही है। और तीसरा ये पक्का कर लें कि शाम को कॉन्ट्रैक्ट नोट देख लिया। अब शाम को आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट देख लिया, डिस्प्यूट है, तो अब उसका हो कुछ नहीं सकता। अच्छा, कि भाई ट्रेड तो हो गया, या तो वो ऑक्शन होगा। अब गलती अगर ब्रोकर की है तो ब्रोकर नुकसान भरेगा, गलती आपकी है तो आपको भरना रहा। बिल्कुल। तो लेकिन वो गलती किसकी है ये तय हो जाए, इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से सबूत रखने जरूरी है। ओके, है ना, ताकि ये ना हो कि मैंने कुछ कहा था, नहीं तो फिर वो झगड़ा चलता ही रहेगा, उसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये ब्रोकर के लिए भी अच्छा है और ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा है कि आप पूरे प्रॉपर तरीके से काम करें। या तो ईमेल भेज दें मेरा ट्रेड का, या फोन पर करें रिकॉर्डेड लाइन पर, ताकि डिस्प्यूट ना हो। तो डिस्प्यूट्स पर ही आते हैं, और कितने तरह के डिस्प्यूट्स यहाँ पे हम देखते हैं? डिस्प्यूट जनरली 2-3 चीजों के होते हैं। पहला तो ये कि आपने जो मैंने शेयर कहा वही आपने सुना। हो सकता है मैं कोई और शेयर बोल रहा हूँ, आपने कुछ, अदानी खरीद लीजिए, अदानी बेच लीजिए। अब वो अदानी एंटरप्राइजेज है, अदानी पावर है, अदानी पोर्ट है, अदानी ट्रांसमिशन है। मैंने अदानी पोर्ट बोला, आपने अदानी पावर सुना। एक वो डिस्प्यूट होता है। दूसरा डिस्प्यूट होता है कि खरीदने या बेचने का। अच्छा, हाँ भाई, कई बार ले लेना या दे देना, लेने और देने में डिफरेंस बहुत कम है ना। तो आप बहुत साफ कहें, खरीदें, बेचें, प्लस करें, माइनस करें। ओके। दूसरा, तीसरा ये कि क्वांटिटी, मैंने कितनी गई, आपने कितनी सुनी, वो फर्क हो सकता है। चौथा, प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस, या तो मैं कहूं कि इसी प्राइस पर बेचेगा, या मार्केट प्राइस जो भी वो बेच दिया। तो ये 4 चीजों के जनरली डिस्प्यूट होते हैं। तो अगर आप अपने ब्रोकर को साफ साफ कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्रूफ के साथ कर रहे हैं, या तो रिकॉर्डेड लाइन पर या फिर ईमेल पर, कि मेरे ये शेयर ये प्राइस में ये खरीदिए, ये बेचिए, पूरा नाम लिख के भेजिए। ये 4 इन्फॉर्मेशन अगर आपने अपने ब्रोकर को सही तरीके से दी, उसके बाद कहीं कोई गड़बड़ हुई, उसका जिम्मेदार ब्रोकर है, नुकसान उनको भरना है जी, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो डिस्प्यूट चलेगा। और जनरली फिर इस तरह के डिस्प्यूट में ना छोटे ट्रेडर इन्वेस्टर लड़ नहीं पाते ब्रोकर से। हाँ। वो बोलेंगे नहीं सर आपने ये कहा था, नहीं सर आपने, और दूसरा आपका पैसा वहां होता है, तो अल्टीमेटली फिर
आपको नुकसान, फिर आप वो लंबी प्रोसेस है, डिस्प्यूट में जाओ, और छोटे मोटे ट्रेड के लिए आप कहाँ इतना लड़ेंगे। डिस्प्यूट के लिए वैसे कहाँ जाते हैं फिर? आप एक्सचेंज को कह सकते हैं, आप सेबी की ग्रीवेंसेस सेल में जा सकते हैं, लेकिन अब छोटे अमाउंट की छोटे ट्रेड के लिए इस तरह के डिस्प्यूट में मतलब वो उतना टाइम एनर्जी वेस्ट करना फायदेमंद नहीं है। हाँ। इससे वो कहते हैं कि वो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप पहले से सेफ्टी रखें। इसलिए हम ये कह रहे हैं बार बार कि आप ये 4 चीजें अगर अपने ब्रोकर को बहुत अच्छे से बताएंगे, शेयर का नाम, खरीदना या बेचना, प्राइस और क्वांटिटी, तो न आपको दिक्कत न ब्रोकर को दिक्कत। और ऐसे में डिस्प्यूट्स में अक्सर हम देखते हैं कि निवेशक या ट्रेडर और ब्रोकर के बीच में लड़ाई भी तब होती है जब वो पोजीशंस बिना पूछे काट देते हैं या जब पैसों की कमी होती है। ये सिचुएशंस क्या होती है? वो अलग चीज है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कई बार क्या होता है कि आपने ट्रेड तो कर लिया, अब ट्रेड आपका फेवरेबल है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा बन रहा है तो अच्छी बात है। दिक्कत कब आती है जब पैसा नहीं बन रहा हो, नुकसान हो रहा हो, और वो भी अचानक से बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से। अब समझिए आपने ट्रेडिंग के लिहाज से कोई पोजीशन ले ली, राइट। ब्रोकर आपसे थोड़ा मार्जिन लेकर रखता है, मार्जिन मतलब सेफ्टी मनी। वो इसलिए कि भाव अचानक से ऊपर नीचे हो जाए। ट्रेडिंग के लिए है, निवेश के लिए नहीं। निवेश के लिए भी मार्जिन लिए जाते हैं, बट निवेश के लिए जनरली इन्वेस्टर भी जानते हैं उतना ही शेयर खरीदेंगे जितना उनके पास पैसा है, और ब्रोकर भी जानता है, तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं आती। ट्रेडिंग में क्या होता है कविता, कि आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उससे ज्यादा पोजीशन लेते हैं। वो समझिए आपने मार्जिन जितना दिया उससे 4 गुना 5 गुना लिमिट आपको ब्रोकर दे रहा है, ताकि आप दिन के दौरान खरीद ले, बेच ले, बंद पोजीशन खत्म कर ले। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो जाहिर सी बात है आप ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपके पास पैसा कम है तो आप ज्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप कम पैसे में ज्यादा कमाना चाहते हैं, है ना। पैसे 100 रुपए है, लेकिन पोजीशन मुझे 500 रुपए की लेनी है, क्योंकि 100 रुपए है और 100 रुपए की पोजीशन लूंगा और 5% का फायदा हुआ शेयर में, तो कितना हुआ? 5 रुपए। 100 रुपए है, 500 रुपए की पोजीशन लूंगा और फायदा 5% का हुआ, तो फायदा होता है 25 रुपए। तो ट्रेडर्स जनरली इसको कहते हैं लीवरेजिंग, है ना। तो कितना गुना आपको ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकर मार्जिन के सामने लिमिट दे रहा है। अब जितनी ज्यादा लिमिट है उतना ज्यादा प्रॉफिट और लॉस दोनों होगा, क्योंकि 100 रुपए पर 100 रुपए का ही शेयर खरीदा, 5% नुकसान हो तो नुकसान 5 रुपए है, और वहीं 100 रुपए में आपने 500 रुपए की लिमिट ली और 5% नुकसान हुआ तो नुकसान भी 25 रुपए है ना। तो वो 25% लॉस हो जाता है आपका कैपिटल का सीधा। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि अचानक से बाजार या स्टॉक आपने जो पोजीशन ली उसके विपरीत चला जाए, तेजी की है तो गिर जाए या खरीदा है तो ऊपर हो जाए, तो ब्रोकर क्या कहेगा? देखिए आपने 100 रुपए दिए थे, मैंने सामने 500 रुपए की पोजीशन दी है, 25 का तो नुकसान हो गया। आपको मिनिमम देखिए 20% तो मार्जिन रखना है, उससे कम आ गया आप 25% एक्स्ट्रा लाओ, थोड़ा और दो। अब आप ये कहेंगे कि मैं अरेंज करता हूँ, देता हूँ। नेचुरली अगर आपके पास बहुत पैसे होते हैं तो आप इतनी लीवरेज पोजीशन बनाते क्यों? ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ब्रोकर थोड़ा तो इंतजार करेगा, लेकिन होता क्या जब स्टॉक गिरने लगता है कोई बुरी खबर से या मार्केट तेजी से गिरता है, तो आज गिरे, हो सकता है आज 20% गिर गया कोई स्टॉक, कोई नीचे का सर्किट लग गया, कोई खबर आ गई, कल भी संभावना है गिर जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ब्रोकर क्या करेगा? बोले आज ही आपसे पैसा नहीं दिया जा रहा, कल और गिर गया तो फिर ब्रोकर आपकी पोजीशन खत्म कर देगा, बेच देगा, अगर बेच पाया तो अब डिस्प्यूट होता है फिर। एग्जैक्टली। बोलते क्या मैं तो देने वाला था पैसे, लेकिन वो डिस्प्यूट फिर चलता नहीं है। अच्छा। अगर आपके अकाउंट में लॉस आ गया तो आपको भरना है, नहीं भरेंगे। जनरली इस तरह के जो ट्रेड्स होते हैं जिनमें मार्जिन में कमी होने की वजह से अगर ब्रोकर्स किसी की पोजीशन काट देते हैं, फिर वो आप कंप्लेन एक्सचेंज में करें, सेबी में करें, जनरली वो डिसीजन ट्रेडर के फेवर में नहीं जाते हैं। ओके। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली पैसे का काम पैसे से होता है, आपकी रिलेशनशिप कैसी भी हो, ठीक है ना। तो ब्रोकर्स आपकी पोजीशन काटते हैं तो जनरली आप डिस्प्यूट कर सकते हैं, कह सकते हैं मैं तो देने वाला था, या मेरा आगे पीछे, अगर आपका टाइम से पैसा आ गया और ब्रोकर ने नहीं कंसीडर किया तब तो अलग बात है। अदरवाइज जनरली मार्जिन में कमी होने की वजह से ट्रेडर्स की अगर पोजीशन कट जाती है तो फिर उसमें बहुत ज्यादा ट्रेडर्स कुछ कर पाएंगे इसकी संभावना कम है। तो बेहतर यही है या तो आप कम पोजीशन लें, और अगर आप पोजीशन ले रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उसके सामने कभी भी मुझे पैसे देने की जरूरत आई तो मेरा फंड्स रेडी है, तुरंत ट्रांसफर करूंगा। और आजकल तो NEFT, RTGS, सेम बैंक में अकाउंट है तो ट्रांसफर, सारी फैसिलिटीज, और सारे बैंक ब्रोकर्स जनरली सब बड़े बैंक्स में
अकाउंट रखते हैं तो फंड ट्रांसफर करना इजी काम है। तो आप ये बहाना नहीं बना सकते मैंने आज चेक दिया 2 दिन बाद क्लियर होगा, वो सब नहीं चलने वाला है। तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो एक सवाल ये आता है कि ट्रेडिंग के लिए लेवरेजिंग जो दी जाती है ब्रोकर्स के जरिए, वो उसको लिमिट होती है उसकी कि इसके आगे अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तभी आपको ये सुविधा दी जाएगी, या अमूमन कितनी पोजीशंस के लिए भी होगा? ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडर से कैसा रिलेशन है, आपका ब्रोकर और ट्रेडर का आपस में कैसा रिलेशन है। जनरली शुरुआत में ब्रोकर कम लिमिट देगा, वो देखेगा कि किस तरह से ट्रेड करते हैं, कितनी रिस्क लेते हैं, है ना, और कितना बड़ा अकाउंट है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रोकर भी तो ब्रोकरेज से कमाता है। तो जो आदमी बड़ा पैसा देगा, बड़ी लिमिट लेगा, बड़ी ब्रोकरेज देगा, बड़ी कमाई करवाएगा, तो नेचुरली उसको ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी। अब अल्टीमेटली ब्रोकर क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, वो एज अ ट्रेडर मेरे लिए इम्पोर्टेंट कम है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ मुझे कितनी रिस्क लेनी है वो पता होना चाहिए। सी अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो वो मेरा है, बिल्कुल। ब्रोकर तो खाली ब्रोकरेज कमा रहा है, राइट, ठीक है, कैपिटल मेरी रिस्क पर है, तो वो तो देने के लिए कह देगा अच्छा चलिए जी आपने जो मार्जिन दिया 10 गुना कर लीजिए ट्रेड, 15 गुना कर लीजिए, 20 गुना कर लीजिए, लेकिन वो उड़ने में कितना वक्त लगता है और वो लॉस में तब्दील हो गया तो पैसा मेरा जाएगा। एब्सोल्युटली। तो इसलिए ये मुझे सोचना है कि मुझे कितना लीवरेजिंग करना है, कितना गुना ओपन। कई लोग क्या करते हैं दिन के दौरान ज्यादा लेते हैं, एंड ऑफ डे खत्म कर देते हैं, तो थोड़ी बहुत हार जीत हो गई, जो भी लेना देना हुआ वो खत्म कर दिया, ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसमें सिंपल है, आपकी कितनी पुरानी रिलेशनशिप है, आपका कैसा ट्रेडिंग पैटर्न है, आपका पेमेंट कितना प्रॉम्प्ट ब्रोकर को जाता है। क्योंकि जनरली देखिए ट्रेडर, जनरली मैं ये नहीं कह रहा सारे ट्रेडर्स सही होते हैं, लेकिन जनरली ट्रेडर्स नुकसान करते हैं और ट्रेडर्स के पास पैसे की तंगी होती है, इसलिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। बहुत पैसा होता है तो इन्वेस्टर ही बन जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ब्रोकर बहुत गौर से देखते हैं इस बात को, ये कितना नुकसान करता है। अच्छा, हम जनरली ये कहते हैं कि जब ब्रोकर किसी ट्रेडर को लिमिट या ट्रेडिंग करने को अलाउ करते तो उनको सबसे पहली चीज ब्रोकर को क्या देखनी चाहिए कि इसका ये जो ट्रेडर है उसका ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है। बिल्कुल भाई जैसे आप हैं, आप ट्रेडिंग कर रही हैं, तो और मैं ब्रोकर हूं तो मैं देखूंगा कि अच्छा कविता कहाँ से कमाती है। हाँ। तो कविता के पास एक स्टेबल जॉब है, वहां से हर महीने सैलरी आती है एक्स अमाउंट, तो मुझे पता है कि अगर लॉस हो गया तो कविता के पास दूसरा, सिर्फ वो ट्रेडर जो सिर्फ ट्रेडिंग करके ही पैसा बना के लॉस हुआ उस पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा बनाना इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल राइट, तो ये चीजें देखने वाली होती है। चलिए, तो यहाँ पर हमने सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने के तमाम गुण तो सीख लिए हैं, लेकिन अब वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे आपके सवाल, बने रहिए हमारे साथ। पहला कदम में वक्त आ गया है आपके सवालों का जवाब देने का, और पहले दर्शक का सवाल लेते हैं। लुधियाना से अमित चड्ढा पूछना चाहते हैं कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं। अनिल जी, हमने पिछले एपिसोड में जब प्राइमरी मार्केट का जिक्र किया, जब आईपीओ की बात की, तब इसका भी जिक्र हुआ है। विस्तार से अगर हम समझना चाहें और अमित को समझाना चाहें तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निवेशक और आम इन्वेस्टर के लिए कितने काम की चीज है? बहुत काम की चीज है, और वैसे बेहतर तो होगा अमित जी एक बार वो एपिसोड आप फिर से देख लें। लेकिन फिर भी चूंकि सवाल है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब यह है कि वो डॉक्यूमेंट जो कंपनी और कंपनी के प्रमोटर्स और मर्चेंट बैंकर के द्वारा सेबी को दिया जाता है, राइट, किसी भी कंपनी का इश्यू लाने के पहले। ओके, मतलब फाइनल ड्राफ्ट नहीं होता है ये? नहीं, फाइनल नहीं है। हाँ, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब ये है कि ये फाइनल नहीं है। राइट, फाइनल होते ही रेड हेरिंग हट जाता है, खाली प्रोस्पेक्टस रह जाता है, जो सेबी अप्रूव करके देती है कि ये फाइनल प्रोस्पेक्टस है, अब आप ये पूरे गांव दुनिया में बांटिए और इसके बेसिस पर इश्यू लाइए। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की अहमियत क्या है और इसमें क्या कुछ होता है वो जानना समझना जरूरी है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंपनी की और कंपनी के प्रमोटर्स की जन्म कुंडली है। ओके, मतलब पूरी पत्रिका है कि ये कंपनी कब पैदा हुई, इसके बाद से लेकर कब कब कौन कौन डायरेक्टर रहे, कौन कौन बड़े शेयर होल्डर रहे, कब आए, कब निकले, कंपनी ने कब कौन सा कारोबार किया, कंपनी के कब कौन से डिस्प्यूट केसेस, लीगल केसेस हुए, कौन से टैक्स नहीं भरे, राइट, किस तरह के लीगल केस चल रहे हैं, कंपनी ने कब कब कितना एक्सपांशन किया, पुराने सारे फाइनेंशियल्स, ये सारी डिटेल आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में सेबी को देनी होती है। ओके, और इसे सर्टिफाई करवाया जाता है मर्चेंट बैंकर के द्वारा, ऑडिटर्स के द्वारा, लीगल फर्म्स के द्वारा।
अगर कंपनी कहती है देखिए हमारे पास इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हमारे पास ये बड़ी प्लांट एंड मशीनरी है, तो वो भी सर्टिफाइड होके आती है ताकि, और इसकी वजह क्या है, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं जो किसी कंपनी के पब्लिक इशू में पैसा लगाना चाहता हूं, और चूंकि कंपनी पहली बार आती है पब्लिक इशू लेकर, तो मुझे क्या पता ये कंपनी कब से है, क्या कर रही थी, अब तक क्या है, प्रमोटर्स कौन है। अच्छा, इसमें इंडिविजुअली जितने प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स का पूरा बैकग्राउंड, कितने पढ़े लिखे हैं, इस बिजनेस का कितना एक्सपीरियंस है, कितने सालों से कर रहे हैं, पुराने और कौन कौन से बिजनेस किए जहां पर वो फेल हुए हैं, पास हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में देनी होती है। Okay. तो मतलब आप ये समझिए कि सेबी ये इंश्योर करती है जनरली कि होती कोशिश कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे ना, और मर्चेंट बैंकर्स को भी यही कहती है कि कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के कारोबार से रिलेटेड, प्रमोटर्स से रिलेटेड, प्रमोटर्स के बैकग्राउंड को जोड़कर जो कोई भी इंफॉर्मेशन एक आम निवेशक को जानने समझने की जरूरत है, जिसके बेसिस पर वो एक अपना मन इस शेयर में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, बनाए या ना बनाए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप दीजिए और बताइए। और वो इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। तो जैसे आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिया कंपनी ने बनाकर, उसमें सेबी चाहे तो उसको कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन देती है। ऑब्जर्वेशन मतलब सेबी ये कहेगी कि ठीक है, इस चीज से रिलेटेड हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं लग रही है, इसमें क्लेरिफाई कीजिए, इसको सर्टिफाई कीजिए। मांग सकता है, सेबी मांगती है। तो ये घटनाक्रम चलता रहता है। सेबी कुछ चीजें मांगेगी, कंपनी जवाब देगी, सेबी सेटिस्फाइड होगी तो ठीक, नहीं तो और मांगेगी। ये सब चीज चलती रहती है। उसके बाद जब सेबी सेटिस्फाइड हो जाती है, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन चाहिए लगभग सारी आ गई, तब उसे कहते हैं कि सेबी ने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अप्रूव कर दिया है, वो हो जाता है प्रोस्पेक्टस, और फिर इशू लाने के कार्ड इशू किया जाता है, जिसे कहते हैं कि कार्ड आ गया है, उसके बाद कंपनी अपना इशू ला सकती है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से प्रोस्पेक्टस तक पहुंचने की जर्नी है, वो सेबी अप्रूव करती है। लेकिन ओवरऑल इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जब हम प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक आम निवेशक के लिए जो है, जो मैंने पहले भी कहा, आज फिर से कहना चाहता हूँ, आप कुछ और देखे समझे, पढ़ पाए ना पढ़ पाए अपनी जगह है। वैसे तो हम ये कहते हैं कि जनरली प्रोस्पेक्टस आपको पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन अब प्रोस्पेक्टस होता है इतना बड़ा जी, उसमें आप केवल रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, मुझे याद है। एग्जैक्टली, मतलब आपने एकदम शो अच्छे से किया, आपको पूरा याद है, आपकी बदौलत। तो पूरा सबसे पहले यही कि मेरी जोखिम क्या है, मेरे खतरे क्या है, मेरी रिस्क क्या है। तो रिस्क फैक्टर्स जितने वो आप प्रोस्पेक्टस में जरूर गौर से पढ़ें, समझें, और उसके बाद मन बनाए कि इतनी रिस्क को देखते हुए पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ये रिस्क मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता। अब हम फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें पता है कि रिस्क क्या है, अगर प्लेन क्रैश हो गया तो नहीं रहेंगे, लेकिन हम वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं कि भाई करना ही पड़ेगा, या मैं उसके लिए तैयार हूं कि अगर हजारों लाखों में से एक आध फ्लाइट क्रैश होते हैं, मेरा ही नंबर लगना है तो क्या कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप ये कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, अगर आपको पता है कि रिस्क क्या है। अगर आपको पता ही नहीं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, तो फिर गलत है ना। आपको ये तो पता होना चाहिए कि इस कंपनी में पैसा लगाने में मेरी रिस्क क्या हो सकती है। आपने पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद आपके ऊपर है, आपको लगता है ठीक तो लगाइए, तो कम से कम आप सोच समझ कर लगा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, अमित चड्ढा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है और आपको कैसे क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रख के पैसे लगाने हैं किसी भी आईपीओ में। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और जयपुर से वैशाली शर्मा पूछना चाहती हैं कि ईपीएस क्या होता है और ये कैसे काउंट होता है। बहुत ईजी है। ईपीएस का मतलब है फुल फॉर्म अर्निंग पर शेयर, प्रति शेयर आय। ठीक है, प्रति शेयर आय सिंपल है, कोई भी कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट, वो प्रॉफिट उसको डिवाइड कर दे उस कंपनी के टोटल कितने शेयर्स इशू हुए हैं, कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल जिसको बोलते हैं, जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं। अब वो कैपिटल भी अलग अलग तरह की होती है, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल। तो जो शेयर होल्डर, जितने शेयर्स हैं कंपनी के, नंबर ऑफ शेयर्स, और एक तरफ तो आपको प्रॉफिट मिल गया कि ये प्रॉफिट है कंपनी का, किसी भी तिमाही का या किसी भी साल का, जैसे आप ईपीएस निकालना चाहें, तिमाही वाली निकालना चाहें या साल वाली निकालना चाहें, तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर से, ओवरऑल शेयर ऑफ द कंपनी। बस जितने शेयर इशू के आज की तारीख में जितने शेयर होल्डर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं, है ना, कि किसी कंपनी का समझिए 5 करोड़ शेयर इशू है। ओके, प्रमोटर्स को मिलाकर,
प्रोमोटर्स को मिलाकर, सबको मिलाकर, हाँ ये अच्छी बात है, प्रोमोटर्स को मिलाकर, प्रोमोटर नॉन प्रोमोटर, ईपीएस के लिए उससे कोई मतलब नहीं है प्रोमोटर है या नॉन प्रोमोटर। समझिए किसी कंपनी ने प्रॉफिट बनाया 50 करोड़ का इस साल में, 50 करोड़ का प्रॉफिट बनाया और कंपनी ने टोटल शेयर इश्यू किए 5 करोड़, तो 50 करोड़ डिवाइडेड बाई 5 करोड़ यानी कि अर्निंग पर शेयर हो गई 10 रुपए। सिंपल। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये आ गया आपका अर्निंग पर शेयर। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक मैथ्स है और कुछ नहीं। बिल्कुल, निवेशक के लिहाज से इसको समझना क्यों जरूरी? हाँ, वो इसलिए जरूरी कि अल्टीमेटली कोई शेयर सस्ता है या महंगा, वो इस बात से डिसाइड किया जाता है कि वो शेयर किस पीई मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ओके, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने के लिए पहले आपकी ईपीएस आपके पास होना जरूरी है। आपने ईपीएस निकाल दी, अब वो शेयर किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, शेयर की प्राइस, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, जो रेशियो आता है उसको कहते हैं पी रेशियो। थोड़ी सी ये और एक स्टेप आगे की कैलकुलेशंस हैं, बैलेंस शीट को समझने और एनालाइज करने के तरीके हैं। तो जनरली आपने सुना होगा ना कविता, हम कहते हैं कि ये शेयर बड़ा महंगे पी मल्टीपल वाला है, 60, 70, 80 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, बड़ा महंगा है। कोई शेयर आपको ऐसा होगा 1 या 2 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करने वाला मिले। तो हम ये कहते हैं कि जनरली जो ज्यादा पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि प्राइस इतनी, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, यानी कि कमाई तो है कम, भाव है बहुत ज्यादा, इसलिए वो महंगा है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो हम विस्तार में आगे समझाएंगे, लेकिन ईपीएस की सबसे ज्यादा अहमियत इसीलिए आज से, ताकि आपको ये पता चल सके आप जो शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो कितने सस्ते या महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी है और दर्शकों के सवाल जो हम लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। पहला कदम में अब आगरा से मनोज शर्मा सवाल पूछना चाहते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। अनिल जी, डेट टू इक्विटी किसे कहते हैं, जानना चाहते हैं ये। डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, राइट। और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, डेट और इक्विटी का क्या बैलेंस है किसी भी कंपनी में या किसी भी कारोबार में। ओके, कैसे निकाला जाएगा? कंपनी के पास टोटल कितना डेट है, कितना कर्ज उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है, और सामने कितनी पूंजी उन्होंने लगाई हुई, ये दोनों आंकड़े आपको मिल जाते हैं बैलेंस शीट से। ओके, ठीक है, बैलेंस शीट में आपने देख लिया कंपनी का कितना। अब आप कौन सी कंपनी अच्छी मानेगी? जिस कंपनी ने कम कर्ज ले रखा होगा, बिल्कुल, जाहिर सी बात है। इसीलिए डेट टू इक्विटी रेशियो निकाला जाता है। ओके, कि समझिए किसी कंपनी ने 100 करोड़ का डेट लिया हुआ है और सामने उसकी इक्विटी है 50 करोड़, तो डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया 2:1। 100 करोड़ वर्सेस 50 करोड़। डेट का अमाउंट ऊपर, इक्विटी का अमाउंट नीचे, आपको डेट इक्विटी रेशियो मिल जाएगा। ये सिंपल तरीका है। अब इसमें एक अलग अलग चीजें हैं। डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना सही है। आमतौर पर हम क्या मानते हैं, जितना डेट इक्विटी रेशियो कम हो उतना बढ़िया। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कंपनी में डेट इक्विटी रेशियो आपको कम ही मिलेगा। हर इंडस्ट्री का अपना अपना सिस्टम है। एब्सोल्युटली। अब जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर कंपनियों में देखेंगे तो वहां डेट इक्विटी रेशियो हमेशा हाई मिलेगा, 2.5 टाइम, 3 टाइम, 3.5, 4 टाइम, बिकॉज वो सेक्टर की फंक्शनिंग ऐसी है। हाँ, क्योंकि क्या कि ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं, ये बिजनेस ऐसे हैं जहां पर लंबे समय के लिए पैसा लगाना पड़ता है। राइट। आज आपने पैसा लगाया, सपोज कोई रोड प्रोजेक्ट है, आपने रोड प्रोजेक्ट में कारोबार करने वाली कंपनी में पैसा लगाया, वो रोड प्रोजेक्ट बनने में, तैयार होने में, उसका कारोबार शुरू होने में 5 साल, 4 साल, 3 साल, 7 साल का समय भी लग जाता है। या किसी पावर कंपनी है, अब पावर प्लांट लगा रही है तो उसमें पैसे ज्यादा जरूरत होते हैं, तो सारी की सारी आप इक्विटी नहीं लगा सकते, कर्ज लेना पड़ेगा। तो कुछ एक बिजनेस ऐसे हैं जहां जो ज्यादा कर्ज वाले बिजनेस हैं, वहां पर डेट इक्विटी रेशियो 4:1 तक भी जाता है कि 80 रुपए डेट, 20 रुपए इक्विटी। लेकिन कुछ कंपनी, अब ये डेट इक्विटी रेशियो आप सपोज किसी फार्मा कंपनी में देखें, या ये डेट इक्विटी रेशियो आप किसी एफएमसीजी कंपनी में देखें, क्यों वहां इतना ज्यादा डेट की जरूरत क्या है? फटाफट बेचो, फटाफट पैसा आता है, राइट। कैश बिजनेस अगर कोई है तो आपको इतना डेट इक्विटी रेशियो होना नहीं चाहिए। तो हर इंडस्ट्री का डेट इक्विटी रेशियो अलग हो सकता है
उस हिसाब से आपको देखना है। ब्रॉडली हम ये कहते हैं कि जहां डेट ज्यादा है वहां सावधान रहना चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन हर एक इंडस्ट्री के लिहाज से उस इंडस्ट्री का क्या फिनोमिना है उस हिसाब से आप डेट इक्विटी रेशियो को कंपेयर करें। किसी इंडस्ट्री का एवरेज डेट इक्विटी रेशियो का 3:1 है, तो वहां आप कहेंगे अरे ये तो 2.5:1 है, तो ये डेट इक्विटी रेशियो थोड़ा बेहतर हुआ, खराब नहीं हुआ। तो बेसिकली एक आम इन्वेस्टर्स के लिए डेट टू इक्विटी का मतलब ये हुआ कि कंपनी का कर्ज कितना है, सामने कैपिटल कितनी है, उस हिसाब से आप नाप तोल कर उसे देख सकते हैं। तो एज अ निवेशक मुझे समझना हो तो जैसे कि आपने 2 सेक्टर्स यहाँ मेंशन किए, इंफ्रा और पावर, इनमें डेट रेशियो ज्यादा होता है। लंबी अवधि का नजरिया क्या रखना चाहिए मुझे, या मुझे इनमें निवेश ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मुझे आगे चलकर इनमें रिटर्न भी बेहतरीन मिले? देखिए, जो ज्यादा डेट इक्विटी वाले रेशियो वाले स्टॉक्स हैं उनमें होता क्या है, उनमें आपको बहुत बड़े रिटर्न्स नहीं मिलते, लेकिन आपको स्लो एंड स्टेडी रिटर्न मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ट्रेडिंग। अब जैसे एक कोई सरकारी कंपनी है, पावर कंपनी, अब उसका डेट इक्विटी रेशियो 3:1 है या 4:1 है। अब आप ये कहेंगे कि लेकिन मुझे पता है कि पावर कंपनी में 14-15% सालाना रिटर्न 16% का आ जाता है। क्या आप 15-16% के रिटर्न से खुश हैं? राइट। आपको लगेगा कि मुझे तो साल में 25-30%, 40% ना मिले तो मजा ही ना है, और इसमें तो मिलने की कोई संभावना नहीं। तो फिर कौन लोग हैं जो 15-16% रिटर्न में भी खुश हैं पैसा लगाने? कोई तो लगा रहा है पैसा, तभी शेयर ट्रेड हो रहा है। राइट। कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, कई सारे बड़े इन्वेस्टर ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें 40-50% रिटर्न बन रहा नहीं बन रहा उससे मतलब नहीं, अगर मेरा 15% रिटर्न कमोबेश निश्चितता के साथ बन रहा है, सर्टेनिटी है कि इस तरह के रिटर्न्स आएंगे, तो हम उसमें पैसा लगा लेते हैं। जरूरी नहीं कि हर आदमी को 50% ही रिटर्न चाहिए, 25% ही चाहिए। अच्छा, फर्ज करें एक जापान का निवेशक है, वहां पर इंटरेस्ट रेट है माइनस में, ठीक है। अब वहां पर अगर आप बैंक में पैसा रखें तो आपको ब्याज देना पड़ता है, राइट। बैंक ब्याज लेता है पैसा रखने का। तो ऐसी सिचुएशन में कोई जापान के इन्वेस्टर को अगर आप ये कहें कि मैं तो आपको अगले 10 साल तक 10% का रिटर्न दे सकता हूँ, वो तो खुश हो जाएंगे। उनको लगता है इससे बढ़िया क्या चीज है, और सर्टेनिटी है काफी हद तक। इसलिए ज्यादा डेट इक्विटी रेशियो वाली कंपनियों में रिटर्न कम बनेंगे, लेकिन स्लो एंड स्टडी रिटर्न बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो कई सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, विदेशी निवेशक, पेंशन फंड्स, जिन्हें बहुत ज्यादा बड़े रिटर्न्स की जरूरत नहीं है या वो बड़े रिटर्न्स की तरफ आकर्षित कम होते हैं, लेकिन उन्हें स्लो स्टडी लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी कंपनियों में इस तरह के रिटर्न बन जाए, वो इस तरह की कंपनियों में भी पैसा लगाते हैं। क्लियरली, तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो एक पैरामीटर हो सकता है जिसको ध्यान में रखकर आप स्टॉक में पैसे लगा सकते हैं, कंपनी में पैसे लगा सकते हैं। एक हो सकता है, राइट, वन ऑफ द पैरामीटर। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया इजाजत लेने का, लेकिन पहला कदम में आगे भी हम इक्विटी बाजार से जुड़े और सेकेंडरी मार्केट और शेयर बाजार से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।